अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों के अंदर हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, कल से बेहतर गुजरे। अच्छा दिन वही होता है जो पहले दिन से बेहतर हो। पाकिस्तान में खबरों की भरमार है, बातें बहुत सारी हो रही हैं। एक इंतखाबात होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल की हो, खबरें बहुत सारी आ जाती हैं। अगले पूरा महीना न्यूज़ चैनल्स के पास बहुत कुछ होता है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक तरफ से जो इलेक्शन जीते होते हैं वो खुशी का इजहार कर रहे थे, दूसरी तरफ धांधली के शोर आ धांधली का शोर आ रहा होता है। कल मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अच्छा एक मशवरा, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, फिर एतराज़ करेंगे पीटीआई वाले, लेकिन दिलचस्प मशवरा जरूर है। उन्होंने कहा जी कि वो इस्तीफे वगैरह की बात तो करती रहती है इमरान खान की। कल उन्होंने कहा कि जो लोग पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हेलमेट पहनना शुरू कर दें। ये उन्होंने मशवरा दिया है। हेलमेट से क्या होगा? हेलमेट से होगा कि उनको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन क्या वो हेलमेट ग्रीन रंग का होगा? अगर रेड और ग्रीन होगा तो फिर तो पता लग जाएगा कि पीटीआई की है, लेकिन अगर वो सिर्फ ग्रीन होगा तो लगेगा नून लीग के हैं। नून लीग के, तो बस हेलमेट वाली बात पे वो भी घुमा फिरा के। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर उम्मीदवारों के लिए भी यूनिफॉर्म्स लाजमी कर दिए जाएं। यूनिफॉर्म से मुराद उनकी पूरी किट हो, जैसे किसी भी बाइकर की किट होती है जब वो बाइकिंग या साइकिलिंग के लिए जाता है, तो इन सब की किट्स के कलर्स ऐसे आई वंडर कि इनकी फैन फॉलोइंग होगी या इनके पीछे लोग आम सेलिब्रिटी से अब मेरे ज़हन में वो बात आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी सुबह सुबह, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की किट फिर कैसी होगी। मतलब अगर सबकी किट्स होगी ब्लैक होगी, ऐसे नहीं कहते, ब्लैक या ग्रे होगी उनके झंडे का रंग। दिस इज सो बैड। आप समझ कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए अब तो ये है कि मुख्तलिफ पार्टीज के बारे में जो कि हम बात करें, वैसे उनकी पार्टी का रंग ग्रे और ब्लैक उनके झंडे का रंग है, तो वैसी हो सकती है। पगड़ी का कलर ये किट येलो होगी। येलो होगी? अच्छा वो येलो जैसी होगी। सुबह सुबह हम कैसी बातें कर रहे हैं? सारी नाज़रीन माजूद पार्टी फ्लैग चल रहा है। खैर ये नहीं मासूद खान नहीं है, ये हो सकता है, वैसे होने को कुछ भी हो सकता है। खैर जी, दिन का आगाज पॉजिटिव नोट पे करें। हमारे पास वी हैव अ लॉट टू शेयर, और यहाँ पे कल हमने जो डॉक्टर ताज शमसी साहब के हवाले से खबर शेयर की थी, उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके लिए एक बार फिर बहुत सारी दुआएं हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट थे और बहुत दुख हुआ हमें उनकी रहलत के ऊपर, और मजीद वी हैव अ लॉट टू शेयर। एग्जैक्टली, सेगमेंट्स भी हैं, कुछ बहुत सारी बातें होंगी। आज मुलाजमत पेशा खवातीन का भी कौमी दिन मनाया जा रहा है, उस पर भी हमने खुसूसी तौर पर बात, हाँ कौमी दिन है आज हमारा, तो जनाब उस पर बात होगी। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर मुख्तलिफ वजाहतें। वजीर आजम इमरान खान का आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में खुद निगरानी करने का ऐलान। पीटीआई का टिकट रुसवाई का निशान करार लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वजीर आजम को इस्तीफा देने और उम्मीदवारों को हेलमेट पहनने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में महंगाई पर अवामी रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम से मुतालिक अपने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्की तरक्की में मुलाजमत पेशा खवातीन का किरदार काबिल तहसीन। मुलाजमत पेशा खवातीन का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। सिनफी मौज़ूआत और रिवायती नसाई दस्तकारी के काम को अपने आर्ट वर्क का हिस्सा बनाने वाली फनकारा आयशा खालिद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट सफर है शर्त में देखिए कश्मीर जन्नत नजीर। हसीन वादी नीलम की खूबसूरती को कैसे बचाया जाए। ओके, सो आपने हेडलाइंस बुलाइजा की बड़ी खबर की जानिब हमने जाना। एक बात हम बताना भूल गए, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल की जो रात, यानी कि आज की जो रात गुजरी है, जो अभी खत्म हुई है, ये इस साल की सबसे लंबी रात थी। और जो कल दिन गुजरा है वो मुख्तसर तरीन दौरानिया का दिन था। मैं टाइम भूल गया तुलू और गुरूब का, लेकिन दैट वॉज इंटरेस्टिंग। अगर आज आप सो के उठे हैं और आपको अर्मिला हसन की तरह लगता है कि रात बहुत लंबी थी तो आपको ठीक लग रहा है, बिकॉज ये साल की सबसे लंबी रात पूरी होगी। लेकिन इसकी निशानी है कि अब अब रातें छोटी होना शुरू हो जाएगी। सर्दियों में वैसे भी नॉर्मली होता है। चलें जनाब, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत लंबी चलेगी। इसका क्या था? क्योंकि बड़ी खबर इसी पे है ना। बड़ी खबर बड़ी खबर, और बात खैबर पख्तूनख्वा के ही बल्दियाती इंतखाबात की चल रही है। तो गैर मुतवक्के शिकस्त पर जो हुक्मरान जमात पीटीआई है, इसकी जानिब से, वैसे वो तो शिकस्त को शिकस्त नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन ये शिकस्त नहीं कह सकते इसको। खैर मुख्तलिफ वजाहतें सामने आ रही हैं इस हवाले से, और जो पीटीआई है उसके वज़रा, हुकूमती शख्सियात की जानिब से इसकी जो वजह है शिकस्त की, वो महंगाई, अंदरूनी इख्तलाफात, जबकि स्किपर वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो उम्मीदवारों का चुनाव है इसको बड़ी
बड़ी वजह करार दिया है। इमरान खान ने कल एक ट्वीट किया, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी, और बल्दियाती इंतखाबात के अंदर शिकस्त का उन्होंने कहा जी मैंने नोटिस ले लिया है वज़ीर आज़म ने। और आपको पता ही है कि जब वज़ीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस ले लेते हैं तो मतलब ठीक कर देंगे वो, ही इज द कैप्टन ऑफ द पार्टी, वो मतलब उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, आप तो वैसे ही। जैसे उन्होंने महंगाई का नोटिस लिया, इलेक्शन में गलतियों का इतराफ भी वज़ीर आज़म ने कर लिया। देखें ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतराफ किया और बताया है कि शिकस्त की जो वजह है वो उम्मीदवारों का गलत चुनाव है जिसकी कीमत पीटीआई को चुकानी पड़ी। साथ साथ उन्होंने ये भी वाजे किया कि दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में लोकल इलेक्शन के अलावा हवाले से वो खुद हिकमत अमली की निगरानी करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में मजीद मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी, उन्होंने काबीना ब्रीफिंग में JUIF को तशद्दुद पसंद जमात करार देते हुए कहा कि हमारी गलतियों से खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी जमात जीत गई जिसको खत्म हो जाना चाहिए था। वैसे इंतहा पसंदी की सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं जमातों में। JUIF और TLP जमातों के आगे आने से मुल्क पीछे जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जमातों को इलाकाई करार देते हुए दावा किया कि PTI मुल्क की वो वाहिद कौमी जमात है। इमरान खान के बगैर मुल्क का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और उनके बगैर मुल्क की सियासत टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में मीडिया टॉक की, गवर्नमेंट को शदीद एज यूजुअल तनकीद का निशाना बनाया। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मशवरा दिया कि अभी भी वक्त है, अवाम की जान छोड़ दें और इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचा लें। रही सही इज्जत जो उन्होंने कहा। मरियम नवाज ने PTI का टिकट लेने वाले उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से अवाम में हेलमेट पहन कर निकला करें और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो जो साइड इफेक्ट्स के जिम्मेदार है वो आप खुद हो। ये जनाब बयानात दर बयानात, और आप टीवी चैनल्स देखते रहें या ट्विटर देखते रहें, आपको लगता है, आपको लगेगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मसला है और वो सियासत है। इस मुल्क की इकोनॉमी भी ठीक है, इस मुल्क की इंडस्ट्रीज भी ठीक हैं, इस मुल्क में सोशली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर इस वक्त हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद है। नहीं, हमारे साथ कामरान यूसुफ हैं। कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सॉरी कामरान यूसुफ साहब से हम बात कर, हमारे सीनियर तज्जियाकार है और एंकर पर्सन भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी राय में ये जो बयानात दर बयानात आ रहे हैं किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आने वाले इंतखाबात में इतना मुश्किल उनके लिए होता जा रहा है कि उन्हें हेलमेट्स पहनने पड़ेंगे। पहले कहा जाता था जमानतें जब्त हो जाएंगी। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह खैर आपको। सबसे पहले तो ये जो एक तो सियासी बयानात होते हैं, वी नो कि सियासी बयानात होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन बयानात के अंदर कुछ हकीकत हमें उस सूरत में नज़र आना शुरू हो जाती है जब JUI जैसी जमात एकदम से उभर कर सामने आती है और पेशावर जहर को जीत जाती है और ओवरऑल बरतरी हासिल कर लेती है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है सियासी तौर पर। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और सियासत में आपको पता है कि शिकस्त भी होती रहती है, आप जीते भी हैं। और ये जो KPK का इलेक्शन है इसमें देखें तारीख जो है वो सबसे बड़ी गाइड होती है। मुझे लगता है कि KPK एक वाहिद सूबा है जहां पे मुझे कहना चाहिए कि लोग शायद नजरियात से हटकर कारकर्दगी की बुनियाद पर भी वोट देते हैं, अनलाइक पंजाब या सिंध जहां पे तो आपको पता है कि एक नजरियाती आपको वोट है कि एक जमात के साथ अगर ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं तो उसी जमात के साथ रहेंगे। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि 2002 में अगर आप देखें तो उस वक्त जो 6 जमाती इत्तेहाद था मजहबी जमातों का MMA, वो हैरान कुन तौर पर उसको फतेह मिली। फिर 2007 में जो इंतखाबात हुए उसके बिल्कुल बरक्स ANP जो एक बिल्कुल प्रोग्रेसिव जमात है उसको KPK के लोगों ने मुंतखब किया। फिर 2013 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, बरसर इख्तियार आए और ये उनकी खुशकिस्मती है कि 2018 में फिर KPK के अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। हालांकि होता नहीं है कि एक ही पार्टी को 2 दफा मुंतखब करें, लेकिन अब ये लग रहा है कि 8 साल इख्तियार में रहने के बाद KPK के अंदर तहरीक इंसाफ लगता ये है कि अब उसके हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, दो के आम इंतखाबात से आप इसका मवाजना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग सियासत को समझते हैं वो कहते हैं कि जो असल सियासत होती है वो हल्के की सियासत होती है। तो ये हल्के की सियासत है, तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो उनका अपना गढ़ है वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। अगर तो ये पैमाना है और अगले इलेक्शंस को हम सामने रखते हैं तो फिर PTI को यकीनन सीरियसली आपके ख्याल में ये पैमाना है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैमाना नहीं है, तो जाती वोट होते हैं, पर्सनल PR पे मिलते हैं और काफी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। मेयर्स वगैरह के इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो छोटी सीट्स पे तो यूजुअली ऐसी होता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि ये पैमाना है, पल्स है जिसकी बेस पे हम अगला इलेक्शन मॉनिटर कर सके या गेस कर सके?
देखें, पल्स बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है कि इसकी डायनामिक्स हमेशा जो भी इलेक्शंस, इवन आम इंतखाबात भी होते हैं, उसमें लोकल डायनामिक्स भी होते हैं, इलेक्टेबल्स भी होते हैं, आपका रख रखाव भी होता है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन इस तरह से है कि अब पीटीआई के अंदर जो फैन सिटर्स हैं, जिनको पता नहीं कि अगले इलेक्शन में हमें क्या तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ना चाहिए, जेयूआई के पे लड़ना चाहिए या किसी और जमात के, तो ये उनके लिए एक मेरे ख्याल में इंडिकेशन है कि उनको अगले इंतखाबात में किस जमात के साथ जाना चाहिए। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि एक याद रखें बात कि कोई भी शख्स, वो लोकल इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, वो जब इलेक्शन लड़ने जाता है वो हारने के लिए तो नहीं जाता, तो उसने अपनी कैलकुलेशन की होती है। आपको पता है करोड़ों रुपए इस पे खर्चा भी आता है, तो वो जब देखेगा कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, अगर वाकई हेलमेट वाली सिचुएशन है तो वो क्यों एक ऐसी जमात की तरफ जाएगा। तो ये कहना तहरीक इंसाफ का या किसी और का कि इसका कोई इम्पैक्ट आपके आम इंतखाबात पे नहीं होता, ये मेरे ख्याल में हकीकत से नजरें चुराने वाली बात है। इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा अनलेस के एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड आए तहरीक इंसाफ के अंदर अगले 1-2 सालों में, कि वो इस शिकस्त को या ये जो सेटबैक हुआ है उसको किसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें। ठीक हो गया। कामरान, प्राइम मिनिस्टर ने शिकस्त को बहुत सीरियसली लिया है और उन्होंने कहा, नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा है कि अगले बल्दियाती इलेक्शन की वो निगरानी खुद करेंगे। अब आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं या निगरानी का कहते हैं तो फिर क्या मामलात होते हैं? वजीर आजम की निगरानी से सूरत हाल बदल जाएगी? मेरे ख्याल में किसी ने मजाक भी किया, उन्होंने कहा कि अब लगता है कि पीटीआई का खात्मा होने वाला है अगर इन्होंने खुद नोटिस ले लिया। लेकिन जोक्स अपार्ट, मुझे वज़ीर आज़म के बयान से थोड़ी सी मायूसी भी हुई। ठीक है, उन्होंने एक एक्नॉलेज किया कि उनकी गलती थी कि अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव नहीं किया गया और यूनिटी नहीं थी पार्टी के अंदर, इस वजह से वो हारे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है वो उनकी मुआशी पॉलिसियां हैं, महंगाई है, और खुद उनके जो कई वुज़रा हैं, खास करके केपीके के, वो इस बात का इतराफ करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, अगर उनका ख्याल है कि वजह गलत उम्मीदवारों का चुनाव है और वजह महंगाई और उनकी मुआशी पॉलिसियां नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर वो नोटिस ले भी लेंगे तो शायद उसका कोई बेहतर हल नहीं निकल सकेगा। मेरे ख्याल में ये बात मान लेनी चाहिए, असल वजह लोग जो इस वक्त परेशान है वो महंगाई की वजह से हैं। जब तक इस मसले को नहीं हल करेंगे, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि आज मुस्लिम लीग नून जो एक वक्त में सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान की और अब भी दूसरी बड़ी जमात है वोट बैंक के लिहाज से, शायद अगला इलेक्शन हो तो नंबर 1 भी हो जाए, वी डोंट नो, लेकिन उस जमात का वजूद हमें केपी के इन बुनियादी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है इसके अंदर तकरीबन नजर नहीं आया। इट वाज जस्ट लाइक कि वो जमात है ही नहीं और उनको बयान देना पड़ा कि जेयूआई की फतह हमारी फतह है और पीडीएम के ऐसा लगता है कि उसकी आड़ ले रही है मुस्लिम लीग नून, हालांकि उसकी अपनी बड़ी अच्छी स्टैंडिंग रही है, उनका वजीर आला रहा है यहाँ पे और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक प्रेजेंस रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ आप दुश्मन की हार का जश्न तो मना रहे हैं मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज साहिबा, अपनी पार्टी की जानिब देख नहीं रहे कि अपनी उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है इन इंतखाबात के अंदर? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि जाहिर है कि पीडीएम के इत्तेहादी हैं जेयूआईएफ, बिल्कुल आप उनकी फतह पर जरूर जश्न मना सकते हैं, लेकिन खुद आपको भी सोचने की जरूरत है कि पीएमएलएन की क्या कारकर्दगी रही है। लेकिन ओवर द इयर्स अगर आप केपीके के अंदर पैटर्न भी देखें, जो केपीके के अंदर वैसे जो पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो हजारा डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, तो उन इलाकों में पीएमएलएन का हमेशा ज्यादा असर रहा है। बाकी अगर आप अदरवाइज केपी के जो पुराने कबायली इलाके हैं या असल में जो केपी के वगैरह वो इलाके हैं जो पश्तून बेल्ट है, वहां पे हमेशा से आइदर या तो जेयूआईएफ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, एएनपी एंड इवन पीपल्स पार्टी भी, तो माजी में भी एएनपी के साथ या इन जमातों के साथ मिलकर या जेयूआईएफ के साथ मिलकर पीएमएलएन हुकूमत बनाती रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरीके से जेयूआईएफ ने कैपिटलाइज किया है, दो के जमात भी हैं, तो पीएमएलएन ने उस तरीके से नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो शायद बड़े जलसों पर ही फोकस करते रहे, जो तंजीमी ढांचा है, जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स है, उस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरीके से कंसिस्टेंटली जेयूआईएफ ने काम किया है उसका असर उनको देखने को मिला है। पीएमएलएन ने शायद पंजाब से हटकर वो इतनी कोशिश नहीं की जिसकी वजह से उनको उस तरीके से कामयाबी नहीं हुई बल्कि नाकामी मिली। ठीक है कामरान, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे, हम बात करते खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से, पहले भी हम बात करते रहे हैं और आइंदा भी दूसरे मरहले के हवाले से भी बात करनी है हमने कि क्या इंतखाब हो पाते हैं या नहीं, इस हवाले से बात होती है। बात करेंगे और ब्रेक के बाद चूंकि आज मुलाजमत पेशा खवातीन का कौमी
कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। उस हवाले से स्टूडियोज में हमारे साथ गेस्ट भी होंगी। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। चूंकि अब हम खवातीन के हवाले से बात करने लगे तो हमने इमरान को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया है। वैसे तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज के अगर हम जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में बात करें तो खवातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हर शोबा ज़िंदगी में काम करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम रोल प्ले कर रही हैं। आज पाकिस्तान में मुलाजमत पेशा खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि इक्तसादी तरक्की में खवातीन के किरदार को उजागर किया जाए, वर्किंग वुमेन के जो हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाए और उन कवानीन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद भी जो किया जाए ताकि खवातीन को भी इस तरक्की के धारे में लाने में मदद मिल सके। इसके साथ साथ वो खवातीन जो अपनी पसंदीदा शोबे में अपना नाम कमाना चाहती हैं, अपनी शख्सियत को पहचानना चाहती हैं, किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए खुद में जो एक खुद एतमादी है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ऐड हो जाता है। इसलिए उसके ज़िंदगी में बैलेंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लेकर आई हैं और उन्होंने माशरे में अपना नाम पैदा किया है। इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तो मौजूद होंगी सलमा अब्दुल गनी जो कि लेडी ट्रैफिक वार्डन है, उसके साथ साथ बुशरा खालिक है जो कि समाजी कारकुन है, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी समीना नाज जो कि चेयरपर्सन है लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन पंजाब की। उनसे हम बात करेंगे। तीनों को आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप तीनों? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश। अच्छी बात है, आज आपका दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है तो जबरदस्त हो गया और हमारे काम को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। ऑब्वियसली बिल्कुल इस बात की जरूरत भी है। सलमा, आपसे हम आगाज करेंगे। आप माशाल्लाह एक वर्किंग वुमेन है, आपने अपना जो करियर है वो ऐसे शोबे में बनाया है जहाँ पे नॉर्मली खवातीन आने से बहुत झिझकती भी हैं। लेडी ट्रैफिक वार्डन, और ट्रैफिक वार्डन हमने मर्द तो बहुत सारे देखे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारी खवातीन भी इस शोबे में आई हैं और हमें रोड्स पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। आपका ये जो जर्नी है इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे। मेरा जर्नी जो है वो 2006 में स्टार्ट हुआ और 2006 में जब ट्रैफिक पुलिस आई और मैंने आफ्टर ट्रेनिंग जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू की तो रोड पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे लोगों की जो है वो हुटिंग को फेस करना पड़ा। लेकिन मैं अपने जो है ना वो अज़म से पीछे नहीं हटी। ज़बरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है चलते चलते आज ये वक्त आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ पेट्रोलिंग ऑफिसर की रोड पे और मुझे तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की और तमाम कोलीग्स की और जो हमारा सीनियर स्टाफ है उसकी मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल है। ज़बरदस्त। ये बड़ी एक आप इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि अगर आपको काम की जगह पे लोग भी उस तरह से अच्छे मिले। हम आपकी जानिब आएंगे बुशरा खालिक साहब। जिस तरह से अभी इन्होंने सर ने कहा कि स्टार्टिंग में हर जो भी शोबा हम उठाकर देखें खवातीन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का चैलेंज ज़रूर होता है। एज अ सोशल वर्कर भी मुझे लगता है कि आपको या समाजी कारकुन होने के तौर पर भी हमारे माशरे में बड़े मिथ्स से एसोसिएटेड हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे इर्द माशरे का एक माइंड सेट है। आपने एज अ समाजी कारकुन या सोशल वर्कर अपने जो कह लें चैलेंजेस आपने फेस किए उसको थोड़ा सा एड्रेस करें हमारे देखने वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुद बचपन से ही लड़कियों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है या उनके अंदर घर का जो माहौल है जिसमें थोड़े से कहीं तंग नजरी भी होती है और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ये सोचते हैं कि हमारी बच्चियां बाहर निकलेंगी तो माहौल ठीक नहीं है, तो ये बातें मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। और शुरू से मुझे यही था कि हमारी औरतें और लड़कियों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर उनको एतमाद मिले और उनको एक पुरअमन माहौल मिले तो वो अपने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ इस मुल्क का ही नक्शा नहीं बदलेंगी, बल्कि वो साथ साथ पूरी जो हमारी बैनुल-अक़वामी रैंकिंग है ना कि आपको किस तरह से स्कोर किया जाता है कि आप पाकिस्तान जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये वो आपका चेहरा है जो मैं समझती हूँ कि जब आप औरतों को पुरअमन माहौल दें, उनके खिलाफ होने वाले खतरात को खत्म करें। आपको लगा कि पुरअमन माहौल जो अब खवातीन को मिलना शुरू हुआ है इसमें इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, नो डाउट। अभी जैसे कि बहुत सारे 2010 से खुसूसी तौर पर कवानीन जो हैं वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ भी रहे हैं और फिर उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे औरतों का जो वर्क है वो अभी रिकग्नाइज नहीं हुआ। 22 दिसंबर तो आपने जैसे बताया कि ये तारीख ही यही है कि 2011 में औरतों के काम को और उनकी मेहनत को और उनकी सर्विसेज को ऑफिशियली स्टेट
ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है। तो ये जो पहचान का और शनाख्त का जो हमारा मसला था वो तो हल हुआ, लेकिन अब अमली तौर पर हमने देखना है कि हमारी औरतों को प्रोटेक्शन इस पे जो कवानीन बने हैं उस पे इम्प्लीमेंट हुआ है और कि वो नहीं? कौमी धारे में किस तरह से शामिल हो रही हैं। ठीक तो है। अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे हमारा अनपेड केयर वर्क है कि हम घर में अगर केयर वर्क करते हैं तो उसको रिकग्नाइज इस तरह से किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि वो उसकी पेमेंट्स होनी शुरू हो जाए, मैं कहती हूँ उसको इस तरह से रिकग्नाइज किया जाए, वैल्यू किया जाए कि हम अगर औरत भी बाहर काम करने के लिए गई है और घर वापस आई है और मर्द भी आया घर, तो घर की चार दीवारें में बैलेंस होना चाहिए, जिम्मेदारियों का एक बैलेंस होना ठीक हो चाहिए। गया। समीना, आपकी जानिब है, लेडी हेल्थ वर्कर, आप चूंकि चेयरपर्सन भी एसोसिएशन की, ये वाली खवातीन को भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम ये देखते हैं, फील्ड में जाती हैं बहुत सारे, चाहे वो घर से हो, फिर आप माशरे में जा रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं सोसाइटी के आगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एज अ लेडी हेल्थ वर्कर आप किस तरह के जो चैलेंजेस इनको एड्रेस करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा मतलब अपना रोल प्ले किया और अपना नाम बनाया अपने वर्क से। तो LHW का जो प्रोग्राम है ये तो 1994 से स्टार्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 25-26 साल जो है अपनी सर्विसेज के गुजार चुके हैं। शुरू में जो चीज़ का सामना करना पड़ा था वो बिहेवियर चेंज था कि किसी भी चीज़ माशरे में तब्दीली लाने के लिए बेसिकली आपको उनको रवैयों की तब्दीली चाहिए होती है। जब हम लोग निकले थे इस अज़म को लेकर के कि हमने कम्युनिटी के जाके ये अपने टारगेट्स हैं इनको बेहतर करना है, जैसे बच्चों की हेल्थ है, माँ की हेल्थ है और फैमिली प्लानिंग्स के बर्निंग इश्यूज थे, तो इस हवाले से लोग उस वक्त तो ये था कि वो पत्थर उठा के हमारे पीछे फिरने वाला हालात थे कि जी ये आपको पता ही है जैसे नजरियात थे कम्युनिटी के, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है और इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है इस चेंजिंग में। तो ऐसे ऐसे लोगों तक डोर स्टेप तक हमने ये खिदमात पहुँचाई, वही लेडी हेल्थ वर्कर जिसको कोई मतलब शुरू में स्टार्टिंग में कोई अपने दरवाजे के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं देता था कि जी ये फैमिली प्लानिंग कर देंगी या कुछ ऐसा हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं ये लेके आ रही। उन्होंने अपनी खिदमात से उनको बचाया कि हम सिर्फ एक काम के लिए नहीं आ रहे, आपकी हर मुश्किल में हम आपकी जिंदगी की हर मुश्किल में खड़े होंगे। अब जब कोई प्रेग्नेंट वीमेन है उसका आप चेकअप के लिए तो लेडी हेल्थ वर्कर चाहिए होती है, अब डिलीवरी का टाइम आ गया है तो उनको सेफ प्लेस पे पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो लेडी हेल्थ वर्कर ने अदा करनी होती है। इवन कि अगर वो उनका बेसिक हेल्थ यूनिट पे नहीं हो रहा, कोई ऑपरेट वगैरह का इशू आ रहा है तो वो उनको सर्विसेज हॉस्पिटल या बड़े टर्शी लेवल हॉस्पिटल में वो लेके जाने की जिम्मेदारी भी उसने खुद से अपने साथ कर ली है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मामला हैं जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर की सर्विसेज चाहिए होती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने खुद भी अपने चैलेंजेस को एड्रेस किया, क्या आपको ये चैलेंजेस शहरों में आते हैं या दूर दराज इलाकों में जहाँ पे आप लोगों की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ आप लोगों की है और वहाँ पे लोगों का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है? तो इस हवाले से भी बताएं। शुरू में तो सारी कम्युनिटी की तरफ से सेम ही रवैया था, शहरों में भी यही रवैया था तकरीबन के लोगों को और ज्यादा अपने तहफ्फुज़ का भी था कि जी पता नहीं अजनबी कौन हमारे दरवाजे पे आएगा, हमारी जो घर की बातें हैं वो लीक ना हो जाए। लेकिन इसमें इन सारे लोगों ने जिनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 57,000 थी पंजाब के अंदर, और पाकिस्तान में तो 1,25,000 थे, लेकिन ये 57,000 जो थी वो लेडी हेल्थ वर्कर्स पंजाब लेवल पे जो काम कर रही थी, उन्होंने अपने रवैयों से शामिल किया कि उनसे बहू भी खुश थी और सास भी खुश थी, बिकॉज के वो इधर से उधर कोई चीज ट्रांसफर नहीं कर रही थी, उनके घर की सिक्योरिटी जो थी वो बरकरार थी, वो मेंटेन रही थी, उनका ट्रस्ट बिल्ट हो गया। अब उन्होंने अपने हर मुश्किल के लिए मुंतखब किया कि लेडी हेल्थ वर्कर तक पहुंचा दे। बाज़ औक़ात तो बच्चे की पैदाइश होती है तो एंट्री करवानी होती है तो वो भी उन्हें ये होता है कि हमें सही जगह का लेडी हेल्थ वर्कर बताएगी कि कहां पे इंदराज हो जाएगा। आप लोगों ने डेवलप कर दिया। सलमा, अब बहुत सारे चैलेंजेस आपको सोसाइटी से तो होते हैं लेकिन घर से भी होते हैं, मुझे लगता है आपको लगता है कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप घर वालों से, आपने भी ऑब्वियसली ख्वाहिश का इजहार किया होगा, तो कोई रेजिस्टेंस आई थी आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई। जैसे अभी बुशरा साहबा ने बताया कि बचपन से इनको भी था कि ये बातें जी बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसी तरह से मुझे भी ये सारी बातें फेस करनी पड़ी। जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करने लगी तो सबसे पहले मेरी मदर ने कहा कि आई विल नॉट अलाउ यू, मैं तो किसी सूरत परमिशन नहीं दे सकती कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कभी नहीं हो सकता, आप बेटी हो, और नहीं बेटियों के लिए पुलिस बिल्कुल अच्छा महकमा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातें हमें भी फेस करनी पड़ी। फिर जब मैं ज्वाइनिंग दे दी और बाइक
पे ड्यूटी स्टार्ट की तो भाइयों की तरफ से, फैमिली की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से, मोहल्ला की तरफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी जिसको मैंने फेस किया और उसको हर्डल्स थी जिनको क्रॉस किया। लेकिन माशाल्लाह you are doing so well, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो अपने अज़म से अगर पीछे नहीं हटी तो उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो ये सब कुछ कर सकती। जबरदस्त। चलिए अब एक एक मैसेज लेते हैं अपने तीनों मेहमानों से, क्योंकि आज मुलाजमत पेशा खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली हम आपसे बुशरा साहब आपसे हम ज़रूर एक मैसेज लेंगे, क्योंकि हम आपने भी लॉज के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि खवातीन को उनके हकूक़ का अंदाज़ा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो स्टेट लेवल पे किस तरह के इकदाम हो सकते हैं कि खवातीन को पता हो कि उनके हकूक़ क्या हैं, चाहे वो कोई वर्किंग प्लेस है उसकी, या कोई घर है, या दीगर मुख्तलिफ जगहों पे जो उनके कानून उनके लिए बनाए गए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से हो सकता है और वो कानून क्या है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, पाकिस्तान में औरतें अगर देखा जाए तो 22.6% हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, और हम साउथ एशिया में भी और दुनिया में भी काफ़ी निचले किसी रैंक पे खड़े हैं। ये इस डिनाइल से हमें बाहर आना चाहिए। सबसे पहले इस तरह के जो अदाद शुमार हैं, हमारी हुकूमती अहलकार हों या हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी सियासी जमातें हैं, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि अभी हमें बहुत सा सफ़र तय करना है, और उसके लिए हमने वो सारी ताकत और वो एनर्जीज और तवज्जो जो है इस बात पे मरकूज़ करनी है। तो एक तो डिनाइल से बाहर होना चाहिए और रिकग्नाइज़ करें कि औरतें जो हैं वो जहाँ भी काम करती हैं वहाँ का माहौल भी बदलती हैं और फिर हर शोबे में काम कर सकती हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी है, और इस उनके काम से उनके ख़ानदान या घर के जो घरेलू जो जिम्मेदारियाँ हैं उस पर वो बल्कि ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ज़्यादा मैं समझती हूँ एफिशिएंटली हो जाती है। दोनों जो एक लेवल्स हैं उसके ऊपर वो परफॉर्म करती हैं। मेरा अपना घर है, मेरे बच्चे हैं, हमने पाले हैं और दिन रात काम भी किया है, और मैंने ऐसी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर काम किया है जहाँ बाज़ औक़ात बहुत ख़तरा होता है लड़की की जान को, उसको वहाँ से रेस्क्यू करना, उसको बचाना, या फिर यह है कि मैं राइट्स के हवाले से जो काम करती हूँ तो उसकी आर्टिकुलेशन करके हर सतह पे अवेयरनेस भी करनी है, रिसर्च के ज़रिए लेजिस्लेचर से बात करनी है, ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना है। और साथ साथ मैं हुकूमत से और ख़ास तौर पर हमारी पार्लियामेंटेरियन से, इनके साथ हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं कि ये जब अपने ऐवानों में बैठी होती हैं तो वहाँ से औरतों के हवाले से ये बहुत काम कर सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये करेंगी भी, क्योंकि वो अब मौजूद हैं, सेंसिटाइज भी हो रही हैं। तो छोटी सी बात मैं कहूँगी, पंजाब असम्बली में अभी हरासमेंट के हवाले से कमेटी नहीं बनी है, तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से ज़रूर कहूँगी इनके डिपार्टमेंट में कमेटी बनी हुई है, लेकिन इनको नहीं पता है कि वो कमेटी के अरकान कौन से हैं और कैसे फंक्शन करती है। तो ये आज का तो पहला पैगाम मेरा यही है कि हर दफ्तर, हर जगह पर, हर सतह पे हरासमेंट कमेटी बननी चाहिए, और जो बनी हुई हैं उनका, उनके मेंबर्स को, उनकी पता होना चाहिए, सेक्टर को पता होना चाहिए, ताकि ये फाल किरदार अदा करें। क्योंकि वो ये खवातीन जो वर्किंग वुमेन है सबसे ज्यादा कंप्लेंट इसी बात की करती हैं कि जब हम काम पे गए तो हमें हरासमेंट के इश्यूज होते हैं। क्विकली कोई मैसेज समीना आप देना चाहते हैं? जी, मेरा मैसेज एक तो ये कि गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट भी और मैसेज भी अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उनके हुकूक भी मिलने चाहिए। लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को पंजाब की हद तक अपने हुकूक से महरूम रखा गया है, जबकि सिंध में उनकी सूरत हाल बहुत बेहतर है। वहाँ पे पेड भी बेहतर किया जा रहा है और अलाउंसेस भी, जैसे कोरोना की एक्टिविटीज़ हैं, ये दिन मॉर्निंग टू नाइट हमारा वर्क जो है हमसे लिया जा रहा है, लेकिन ये सारा कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जो है पेड के साथ है, और यहाँ पे इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप हम लोगों को जो वर्क कर रही हैं खवातीन, उनको अप्रिशिएट भी करें, उनके हुकूकों ने देंगे तो ना सिर्फ माशरे में आने वाली खवातीन के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल होगी, बल्कि इंटरनेशनली भी आपको ये चीज़ मिलेगी कि ये लोग जो है खवातीन से सिर्फ वर्किंग के लिए ही नहीं कह रहे, बल्कि वर्क करवाने के बाद एक अच्छी एग्जाम्पल भी इनके पास है कि ये लोगों को उनके हुकूक भी देते हैं। तो ठीक हो गया। और सलमा से मैसेज यही है कि सलमा यहाँ यूनिफॉर्म में बैठी हैं, इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है कि अपनी बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो जाएं, माशरे में अपना नाम पैदा करें, सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल अपना अदा करें। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप सब वो खवातीन हैं जो बहुत सारी खवातीन के लिए रोल मॉडल है। अब ये मुलाजमत पेशा खवातीन है, इनका आज दिन है, इसको हमने आज सेलिब्रेट किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करें कुछ माशी सूरत हाल की, तो माशी आशारिये मुस्तहकम हो चुके हैं, मईशत की समत दुरुस्त हो गई है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बन गया है, ये हुकूमत का दावा है।
अमूमी दावा है जो मुसलसल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी और माशी आदादोशुमार बताए। मुल्क में गंदम, कपास, चावल समेत दीगर जो बड़ी फसलें हैं उनकी रिकॉर्ड पैदावार के बारे में बताया। किसानों ने 1100 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड तरक्की हो रही है। गाड़ियों, कारों और मोटरसाइकिल्स की तारीखी फरोख्त हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके हैं। बरामदात में इजाफा हो गया है। निजी कारोबार 44% तक बढ़ गया है और बेशुमार नौकरियां पैदा हो रही हैं। पिछली गवर्नमेंट्स के जो अरबों डॉलर के कर्जे हैं वो भी हम अदा कर रहे हैं। सस्ता तरीन पेट्रोल दिया जा रहा है, सस्ती गैस मिल रही है। गवर्नमेंट ने हुकूमत के जो फलाही प्रोग्राम से उससे करोड़ों अवाम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सूद के बगैर कर्जे दिए जा रहे हैं, तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है, हर खानदान को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, 2 करोड़ खानदानों को माहाना 1000 रुपए का राशन फराहम किया जा रहा है। और क्या जन्नत चाहिए आपको? और हम पाकिस्तान की मशीद की बात कर रहे हैं और मशीद इतनी तरक्की कर रही है, मुख्तलिफ शोबों में मराद भी दी जा रही है। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा। अवाम खुशहाल है। हुकूमत सिर्फ अवाम की फलाह के लिए नून लीग गवर्नमेंट के 8 अरब के मुकाबले में रोजाना 17 अरब रुपए कर्जे ले रही है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अब इतना रिलीफ तो ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी दे और मिनी बजट के जरिए 400 अरब के छोटे मोटे टैक्सेस लगा भी दे तो आवाम को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यौमिया बुनियादों पर 19% से ऊपर जाती महंगाई पर अवाम बड़े खुश हैं, जिसका खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में खुलकर अवाम जो ने उसने इजहार किया और उनको तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कुछ तशवीश में मुब्तला किया। असल में वो अवाम इतनी खुश थी कि उन्होंने वो बल्ले पे मोहर लगाते थे, हाथ दूसरी तरफ जाता था। वो खुश थे। वो अब इस खुशी की वजह क्या है? सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे जरा पूछते हैं। सदाकत भाई, वेलकम वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। आई होप आप ठीक ठाक है। जब भी महंगाई पे बात करते हैं मुझे यकीन है कि कमेंट कर लूं। जी करें। जो आपने चीजें बताई हैं सारी अच्छी बताई हैं, लेकिन अंदाज जरा आज तंजिया था तो वो बस हम भी इस अंदाज पे हैरान होते हैं कि वाकई वज़ीर-ए-आज़म इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हम भी अपना अंदाज बदलने उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर तो मेरा ताल्लुक तुर्की से होता तो मैं कहता कि हाँ पाकिस्तान में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी जनरल स्टोर पे जाता हूँ, मुझे भी सौदा सल्फ खरीदना पड़ता है, मुझे भी अपनी इस तनख्वाह में खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं। पेट्रोल मैं सबसे तारीख का महंगा तरीन जब खरीदता हूँ और जब मुझे ये लगता है कि सबसे सस्ता हुकूमत कह रही है तो फिर मुझे थोड़ा अचंभे की बात तो मेरी लिखती है। खैर, अगर ये महंगाई का मामला इतना ही अच्छा है और इतना ही मुल्क स्टेबल सिचुएशन के अंदर है सदाकत अली अब्बासी साहब, तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर क्यों लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस आपके ऊपर शौकी और आपके वुज़रा और दीगर लोगों ने माना भी कि महंगाई बुनियादी वजह थी हारने की? अच्छा, मैं आपको जो दो बातें, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं आप भी ठीक कर रहे हैं और जो हुकूमत कह रही है वो बिल्कुल फैक्ट्स बता रही है। थोड़ी सी मैं बात आपको समझा दूं, सस्ता तरीन और महंगाई दोनों क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में डबल रोटी 10 रुपए की मिलती है, वो 12 रुपए की होगी तो ये 20% महंगी होगी। और वही डबल रोटी अमेरिका में 40 रुपए से 44 रुपए की होगी तो वो 10% महंगाई है। अमेरिका में महंगाई कम है, पाकिस्तान में महंगाई 20%, अमेरिका में 10% और पाकिस्तान फिर भी सस्ता है। ये दो बातें बड़े आराम से। पेट्रोल 10 रुपए महंगा हुआ तो ये महंगा है, लेकिन आज भी पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता पाकिस्तान में, ये भी हकीकत है। जितने आपने स्टैट्स बताए उन सब का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने वो सारी बातें बता के कर्जे भी दे रहे हैं, कार्ड भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं और आखिर में आपके कह दिया कि जब मैं दुकान पे जाता हूँ चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो ये एक फैक्टर है जो पूरी दुनिया में है, वो है महंगाई। वो महंगाई बढ़ी है, बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो महंगाई की शक्ल में नहीं है। अगर रोजगार बढ़ रहा है, मोटरसाइकिलों की सेल बढ़ रही है, सीमेंट की सेल बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम का रिकॉर्ड ये है कि आपके रेवेन्यूज जो नवाज शरीफ दौर में 7 अरब थे आज 25 अरब से ज्यादा हो गए, अरब डॉलर से। तो ये, और दूसरा जो आपने कर्जों की बात की, नवाज शरीफ दौर में अगर हमने 3 साल में 6 अरब वापस करना था तो आज हमने वो 12.5 अरब वापस करना है। लिहाजा उसके कर्जों की हैंडलिंग बड़ी है। इसमें जितनी आप डिबेट करें मैं हाजिर हूं, आप अगला सवाल कर लें। जी, मेरा अगला सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इतने बढ़ गए हैं तो आपने रिसेंटली 3 अरब सऊदी अरब से क्यों लिए? 72 घंटों के नोटिस पे क्यों लिए कि वो आपसे वापस मांग सकते हैं? और पहले 3% पे लिए थे, अब 4% पे क्यों लिए? नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ अगर ये इतना ही स्टेबल है तो हमारा जो आम आदमी की एक इनकम है
जो एक आम आदमी की अर्निंग है उसको खर्चों के मुकाबले में आपने कितना बढ़ाया, ये मानते हुए कि पेट्रोल सस्ता होगा पाकिस्तान में दुनिया भर के मुकाबले में, लेकिन आपने जो पर कैपिटा जो एक आम आदमी की इनकम है महीने की, उसमें इजाफे के लिए आपने क्या इकदाम किए जिसका क्रेडिट आप ऑन एयर ले पाए कि हमने ये इकदाम किए इससे आम आदमी की इनकम में इजाफा हुआ है, वो बता दीजिए। अच्छा, दो बातें हैं और जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम सारा पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तो मुल्क को ठीक करना और एक जैसे आप कह रहे हैं क्रेडिट लेना। क्रेडिट ये लिया है कि हमने $3 अरब लिया है 3% पे, 4% पे, $3 अरब और कहीं से ले रहे हैं 7% पे और 8% पे लेके हम पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती कर दें, आप भी खुश हो जाएंगे, हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ वो जुल्म होगा जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने किया। उन्होंने ऐसे ही किया कि आपकी आंखों में धूल झोंकी, आपके लॉन्ग टर्म चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके शॉर्ट टर्म चीज़ें सस्ती की और वो सस्ती करके सब्सिडीज दे के आपको मुझे फंसा गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस हमने 5 साल में PTI ने $55 अरब वापस करना है, जो नवाज शरीफ के 5 सालों में $27 अरब था। तो कहने की बात यह, जब भी आप लॉन्ग टर्म मसाइल को ठीक करेंगे अवाम को तकलीफ होगी। आप सिर्फ बार बार एक बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें इन टर्म्स ऑफ सस्ती चीजें, और मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है, आपने बिल्कुल सवाल ठीक किया कि हमें $3 अरब की क्या जरूरत थी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त ग्रोथ हो रही है, इस वक्त बहुत सारी इंपोर्ट आ रही हैं, तो हमें खतरा है कि रिजर्व हमारे $20 अरब से नीचे चले गए अगर खुदा न खास्ता, तो एक जो प्रेशर पड़ जाता है करेंसी पे वो पड़ेगा, जो पहले हम पे पड़ा जब $7 अरब के रिजर्व थे तो करेंसी पे प्रेशर पड़ा और करेंसी 125-30 से आज 170-75 पे हो गई है। वो वही प्रेशर था जिसको हमने बर्दाश्त किया। आज अगर हम ये करते हैं कि आज हम परवाह नहीं करते और रिजर्व को गिरने देते हैं, आने वाली हुकूमत के लिए खुदा न खास्ता हुकूमत मुल्क लेकिन एक तो आपने मेरे दूसरे जवाब लाजमी दे कि अवाम की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए ऐसे क्या इक़दाम आपने किए हैं। दूसरा, कल की जो खबरें हैं आपके कैबिनेट सेशन के कैबिनेट मीटिंग के हवाले से, उसमें वफाकी वज़रा ने एतराज़ किया है कि जी गैस नहीं मिल रही हमारे हल्कों में, लोग एतराज़ कर रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। और आपके NA 247 के जो MNA हैं उन्होंने तो खत लिखा है आप हमाद अजहर साहब को, उन्होंने कहा कि शर्मनाक है कि आप जवाब नहीं देते, मेरे हल्के के लोग बहुत परेशान हैं और हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो ये तो IMF ने या किसी दूसरे ने नहीं करना ना, जो आपने रिसोर्स मैनेजमेंट है वो तो हुकूमतों का ही काम है जी। सवाल दो मुख्तलिफ है। पहला सवाल था जो आपने कहा जरूर जवाब दें, मैं भूल ना जाऊं कि लोगों की इनकम बढ़ाने का क्या किया है। देखें, लोगों की इनकम, सारे मुल्क की इनकम को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसको हम कहते हैं, और GDP इस दफा 4.5% से बढ़ रही है। एक तो ये काम हो गया कि पूरे मुल्क की आमदनी 4.5 या 5 साल पहले इससे बेहतर थी GDP। नहीं, GDP कम थी। अब मैं मुझे बात पूरी करने, आपको कहता हूँ, अब ये तो इस साल में लोगों की बढ़ जाएगी। अब इसमें खतरा ये है कि इसमें अमीर तार हो जाएगा और गरीब तार हो जाएगा। इसलिए इन पैसों से हमने $4 अरब निकाल के गरीबों को हेल्थ कार्ड तकसीम कर दिया कि आज से आपको दवाइयों पे और अस्पतालों पे खर्चा कोई नहीं करेगा, ये हुकूमत करेगी। लिहाजा वो जो आमदनी बढ़ी है आपकी आमदनी, जी 400 अरब, आप पंजाब में आपकी आमदनी जो बढ़ी है वो कम बढ़ी है, तो चलें आपका खर्चा घटा देते हैं। आज से आपकी दवाइयाँ पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत के जिम्मे और फेडरल हुकूमत के जिम्मे, उनके पास पैसे बच गए। उसके बाद हमने वो लोग जो कमाई नहीं करते उनको एहसास के जरिए हमने 3-3 हज़ार रुपये मंथली दे रहे हैं, खवातीन को दे रहे हैं, उनको रोजगार देते हैं, दे रहे हैं 3,000 रुपये दे रहे हैं। नहीं, आप सुने, रोजगारों वालों को रोजगार दिया जाता है मेरे भाई। जो बंदा 70 साल की उम्र है उसको रोजगार नहीं मिलता, जो आदमी माजूर है उसको रोजगार नहीं मिलता, जो खुदा न खासा को खातून है ऐसे इलाके में उसको रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल मेरे पास वक्त हो गया। आपकी बात भी सुनो, एक मिनट, आपकी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है, आप अपनी बात पे करेंगे, रोजगार वालों के लिए 4%, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, ऐसे कैसे चल सकता है? क्योंकि आप एक फैक्टर पे बात कर रहे हैं, मैं 2 फैक्टर पे बात कर रहा हूं और मिलके 5 फैक्टर हैं। जब मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, उनकी सेल बढ़ रही है तो रोजगार बढ़ रहा है। 3 साल में सदाकत भाई, 3 साल में कम से कम ये तो हुआ कि PTI की लीडरशिप ये कहना शुरू हो गई कि नहीं आप भी ठीक कह रहे हैं। पहले कहते थे सिर्फ हम ठीक करें, कम से कम इतना तो हुआ। चले टाइम, आप एक फैक्टर पे बात कर रहे हैं, 3 फैक्टर को आप इग्नोर। चल आपका मौके हम तक पहुंचा, वक्त में इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे तो इस पर डिटेल्स बात करेंगे। सदाकत आसी सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि आपकी बात भी ठीक है, हमारी बात भी ठीक है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब आपको देसी फूड में फरियाल राना खिला रही हैं मुख्तलिफ किस्म के नान, तो देखते हैं आज का देसी फूड।
कचरा में, जहां पर है 5 स्टार नान शॉप, जो कि 40 साल से नान बना रहे हैं। और ये बनाते हैं आलू वाला नान, मटर नान, चिकन नान, चीज़ नान और चिकन चीज़ नान, और भी बहुत सारी वैरायटी के ये नान तैयार करते हैं। जितनी बड़ी ये शॉप है, इसको देख के लगता है ये कोई नान की फैक्ट्री है। चलिए आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। आप कौन सा नान लेने आए हैं? मैं रोगनी नान अभी इस वक्त तो लेने आया हूँ। तो कौन कौन से नान आप इधर से लेके जाते पहले? मैंने इधर से चिकन इनका नान पहले टेस्ट किया है, वो अच्छा लगा है, और या फिर ये रोगनी नान कभी कभार ले जाते हैं। अच्छा, इनके चिकन नान की आपको खास बात क्या लगी? चिकन वाला नान उसका टेस्ट अच्छा है, कुछ क्वालिटी दूसरे बाहर की निस्बत बेहतर है, इस वजह से तो टेस्ट करते हैं। आप कौन से नान लेने आए हैं? कीमे वाले नान। कीमे वाले नान। जी। अच्छा, और कौन कौन से खाते हैं यहाँ से नान आप? नान तो काफ़ी हैं, आलू वाले नान भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन कीमे का ज़रा ज़्यादा, मटन के भी हैं, लेकिन हमें इनका कीमा पसंद इसलिए ये अच्छे तरीके से बनाते हैं। और टेस्ट कैसा लगता है आपको? बेहतरीन टेस्ट है और मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली बहुत खाती है इसका। फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं? जी जी। अच्छा, उनके लिए कौन सा नान लेके जाते हैं? उनके लिए चिकन भी, मटन भी। क्या खास बात लगती है आपको इनके नान में? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, पूरे लाहौर में से इनका अच्छा टेस्ट है। आपने कौन से नान ऑर्डर किए थे? मैंने आज जी इनका चिकन नान और इनका जो मशहूर है कीमा नान, वो दोनों खाए। अच्छा, टेस्ट कैसे लगा आपको? बहुत अच्छे हैं, इनके नान डिफरेंट हैं और टेस्ट इज़ वेरी गुड। शुरू से जब से भी खा रहे हैं, लाइक 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, लेकिन इनका हमेशा से जो है वो एक मुनफरिद टेस्ट है, विच इज़ गुड। अच्छा, क्या खास बात लगती है आपको इनके नान की? एक तो फिलिंग अच्छी है, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश होता है स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन, और टेस्ट इज़ वेरी गुड। आपने कौन सा नान खाया? आज हमने चिकन नान और कीमा नान ऑर्डर किया था। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत अलग है, मैं तो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे आया हूँ और बहुत सारी और जगहों से भी नान ट्राई किया, लेकिन जो मुझे एक अच्छी मुनफरिद बात लगी कि जो बीच में इंग्रेडिएंट थे वो बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहे थे, और क्योंकि अभी बिल्कुल ताज़ा थे, सर्दी का मौसम है, तो गर्म नान बहुत मज़ेदार लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर जैन जुल्फ़िकार। आप मुझे बताएं ये काम किसने और कब शुरू किया था? जी, काम मोहम्मद अकरम साहब ने शुरू किया था तकरीबन 1984 से। अकरम साहब ने जब ये काम शुरू किया था तो कितनी किस्म के नान बनाते थे? अकरम साहब ने जब ये काम शुरू किया था 4 से 5 किस्म के नान लग रहे थे, जिसमें चिकन नान था, कीमे वाला नान था, आलू वाला नान था, बेसन वाला था, सादा और रोगनी नान था। जो टाइम के साथ साथ मज़ीद बढ़ाते हुए हमने 20 से 22 किस्म के नान कर दिए गए हैं। ये जो आप 20 किस्म के नान बनाते हैं, ये कौन कौन से हैं? अब जो 20 से 22 किस्म के नान हम लोग बना रहे हैं, उसमें चिकन नान है, चिकन चीज़ है, आलू वाला है, बेसन वाला है, मटन है। इसके अलावा रोगनी नान के अंदर 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें रोगनी नान दिलों वाला आ जाता है, कलवंजी वाला आ जाता है, गार्लिक नान आ जाता है, सादा नान आ जाता है, कुलचा स्पेशल आ जाता है। उसके अलावा मटन में पराठे में वैरायटी है, मटन पराठा आ जाता है और सादा कलवंजी पराठा आ जाता है, जो कि नाश्ते में बड़ा पसंद किया जाता है। और डिमांड सबसे ज़्यादा किस नान की है? सबसे ज़्यादा डिमांड कीमे वाले नान की आ जाती है, उसके अलावा मटन पराठे की आ जाती है और चिकन चीज़ नान की आ जाती है। आपके नानों की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का इतना रश लगा रहता है? हमारे जो सी रेसिपीज़ हैं वो बहुत स्पेशल हैं, तजर्बाकार हमारे पास स्टाफ है। उसके अलावा हम लोग जो भी चीज़ तैयार करते हैं उसके अंदर मटेरियल पूरा डालते हैं और फ्रेश डालते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर कंप्लेन आने की हम लोग यानी कि टाइम नहीं आता कस्टमर का कि तो कंप्लेन करते हैं ऐसा। और काम कितने बजे शुरू करते हैं? काम हमारा सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, जो कि मुसलसल चलता रहता है बगैर किसी ब्रेक के, और रात 12 बजे तक हम लोग यहाँ पे होते हैं। लाहौर में नान की सबसे बड़ी शॉप आपकी है और नानों की सबसे ज़्यादा वैरायटी भी आपके पास है, तो कोई मशहूर शख्सियत तो आती होंगी? जी, बहुत से क्रिकेटर्स हमारे पास आ चुके हैं अब तक, जो कि यहाँ पे नान खा के जिन्होंने बड़ा पसंद किया है। उसके अलावा कुछ एक्टर्स भी आ चुके हैं। क्या आप नान ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं या सिर्फ यही बनाते हैं? नहीं, दुकान के अलावा हम लोग बाहर फंक्शन पे जाके भी तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने लाइव तंदूर रखे हुए हैं, और वहाँ पे भी हर कैटेगरी का नान हम लोग लगाते हैं जो लोग पसंद करते हैं। लोगों का इतना रश लगा रहता है और लोग दूर दूर से आपके पास नान खरीदने आते हैं, तो कभी आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? नहीं, फिलहाल हाजी साहब का तो वैसा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है दिया जाता कहीं और। यहाँ पे हमने दुकान को थोड़ा सा वसी कर लिया, सिटिंग हॉल बना लिया फैमिली हॉल के लिए, और उसके अलावा नीचे जेंट्स हॉल बना लिया है। बहुत शुक्रिया आपका।
इन्होंने इंडोर डाइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया ताकि फैमिलीज आकर आराम से गर्मा गर्म और फ्रेश नान खा सके। मैं इनकी पहली कस्टमर होंगी जो इनके फैमिली हॉल में बैठकर गर्मा गर्म नान जो है वो खाऊंगी। मेरे लिए आ चुका है मटन पराठा, बीफ नान और चिकन चीज़ नान। इसको ट्राई करते हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और वक्त हुआ चाहता है सफर शर्द का, जहां पे सिलसिला है सपनों की सरहद का। वादी नीलम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज के एपिसोड में, जो कि इख्तितामी एपिसोड भी कह सकते हैं, इसमें हम आपको कुछ आपकी तवज्जो इनफैक्ट वकार अहमद मलिक दिला रहे हैं वादी नीलम के उस सूरत हाल की जानिब जो कि सफाई की वजह से बड़ी ख़राब हो रही है और वादी नीलम को नुकसान हो रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसी पे बात होगी। देखते हैं आज का सफर शर्द। ये बताएं कि ये जो यहाँ पे आपने क्या रवैये देखे और आपको कैसा लगा। यानी नीलम जो ओवरऑल है वो तो बहुत खूबसूरत है, इसमें पानी के मतलब कुदरत की जो फयाजियाँ हैं वो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत की फयाजियों के साथ जो वैली में जो हशर हो रहा है, जो कचरे की सूरत में है, जो इन तमाम चीज़ों की सूरत में है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो जहाँ इंसान होगा वहाँ गंदगी करते ही जाते हैं। ओवरऑल नेचर देख जाए तो बहुत खूबसूरत है। आपने कहा जहाँ इंसान होता है वहाँ गंदगी होती है। इस दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इंसान है वहाँ गंदगी नहीं है। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसानों के अंदर कुछ रवैये अगर बेहतर हो जाए तो इंसान हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ गंदगी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक तो सिखाया जाए, अब खुद हम अपनी गाड़ियाँ गंदी नहीं होते बाहर गंद फेंक देते हैं, ये जो बड़ी गलत चीज़ है। जितनी हमारी गाड़ी अंदर से साफ़ होती है, अगर इतना पाकिस्तान साफ़ हो जाए तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई शक, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी समझी जाती है अदर बाहर तो। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा जुमला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको निचोड़ ही निकाल दिया है कि हम गाड़ी का जो अंदर की जो साइड है या गाड़ी है उसको हम अपना समझते हैं, गाड़ी से जो बाहर है हम उसको अपना नहीं समझते। ये जो आपने यहाँ पे आके जनरली नीलम वैली में आप शारदा भी रुके थे, सारा बिल्कुल होके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे और दरिया के किनारे मुख्तलिफ चश्मों में कचरा देखा है? हाँ, कुछ जगह पे बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तो टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है, तो टूरिस्ट को भी अपना ख्याल करना चाहिए कि जो है वो टूरिस्ट भी जो है वो भी गंद फैला देते हैं। हम जब किसी भी नीलम वैली में आते हैं या किसी भी इस तरह की जगहों पे आते हैं तो ये ज़मीन जो है ये एक्चुअली हम गेस्ट के तौर पे आते हैं। हमने 4-5 दिनों के लिए आना होता है या 6 दिनों के लिए आता हूँ। ये ज़मीन, ये दुनिया, ये जो भी है, ये इन मुर्गों की है, ये परिंदों की है और इसके अंदर हम अजनबी होते हैं, हम इनके घर को ख़राब करते हैं। हाँ, अगर हम बिल्कुल ऐसी चीज़ें करते हैं तो जाहिर है हम लोग इनकी जगह को ख़राब कर रहे हैं, इनके घर को ख़राब कर रहे हैं हम। और हमारे घर को अगर कोई आप आए, हमारे घर में कोई मेहमान आए और उसको ख़राब कर दीजिए, हमें गुस्सा तो आएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है ये जीशान भाई जो है ना, जो नतीजा इन्होंने निकाला है वो ये है कि ये जो मुर्गा है, ये जो बार बार आवाज़ें दे रहा है, ये गुस्से में है। ये गुस्से में हम इसी की जगह पे हम इसकी जगह पे हैं। आपने कोई एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि थोड़े से रवैयों में प्रॉब्लम है सियाहों के? यानी बिल्कुल जी, गंदगी हर जगह ही। हमारा तो खुद एबटाबाद गांव है तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथराई रखें आप जी बिल्कुल, और सबको करें, लेकिन अब और यहाँ पे लोग सुनते कोई नहीं। शक नहीं है कि साफ़ सुथरा शहर है। मसला ये है कि एबटाबाद में चले गवर्नमेंट भी है, मुख्तलिफ इदारे जी भी बिल्कुल। हैं। अब इस तरह की जो सियाती मकामात हैं उस पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कम्युनिटी जो है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमें कम्युनिटी फ़ाल नज़र आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी इतनी फ़ाल हो या वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज हों कि वहाँ पर सफाई कर सके। तो उसका एक ही हाल रह जाता है कि जो सयाह हैं वो अपने रवैयों पर कुछ नज़रसानी करें, बिल्कुल, और इस तरह हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं कभी एबटाबाद गुजरा एबटाबाद से, तो आप कलंदराबाद हज़ारा मोटरवे के बिल्कुल पास है, उसके चपली कबाब हैं, मशहूर हैं पूरे एबटाबाद में। तो आप लोग ऐसे टूरिस्ट हैं, हम तो खैर आते जाते। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं चपली कबाब खा के आगे चला जाऊं? जी, वहीं से मोटरवे, लेकिन आप मुझे इनवाइट नहीं करना चाह रहे कि आप जो खूबसूरत जगह जो आपका घर है, अगर मैं वहाँ आना चाहूँ? बिल्कुल ज़रूर सर, आना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। मैंने सोचा शायद आपने कहा कि चपली कबाब खा के आपने निकल जाना वाले बिजी होंगे तो नहीं, मैं इंशाल्लाह कभी ज़रूर चक्कर। ठीक है, थैंक यू, कैरी ऑन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और मैं हूं वकार अहमद। बात ये है कि आज सुबह शारदा के पुल पर एक शेर याद आया और वो शेर ये था कि मोहसिन हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। या
इसको यूँ भी कह सकते हैं कि शौकत हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुजर गया। अब ये शेर जो है ये मोहसिन भोपाली का है, मोहसिन नकवी का है, ये शौकत वास्ती का है, ये तो अदबी तनकीद निगार बेहतर जानते हैं, लेकिन ये शेर मुझ पर गुजरा है। और वो इसलिए गुजरा है क्योंकि मुझे एक पूरा उस पुल को अबूर करते हुए सुबह 5:30 बजे, मेरे पास कैमरा उस वक्त नहीं था, लेकिन उस पुल को अबूर करते हुए एक पूरी तारीख़ जो है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो सयाहत की तारीख़ है वो ज़हन में आ गई। 9/11 से पहले और 9/11 की इवन बाद में 7-8 साल तक जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आता था गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, उसको आप कह सकते हैं कि वो बड़ा जेन्युइन टूरिस्ट था। और जेन्युइन टूरिस्ट की जो सादा सी डेफिनेशन है, सादा सी तारीफ़ है, वो ये है कि वो फितरत से हमाहंग होकर चलता है, वो कभी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं चलता। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, इल्मी नफ्सियात के हवाले से भी देखें तो ये जो पाकिस्तान के सियाहती मकामात हैं, इन पर क्या हुआ है? क्या सियाह बदल गए हैं या सियाहों का मिजाज बदल गया है? तीन रवैये जो है वो हमें बहुत नुमायां तौर पे नज़र आ रहे हैं। एक रवैया कचरे के हवाले से है और इसके हवाले से कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। आप अगर 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए किसी सियाहती मकाम पे खड़े हो जाएं तो आप किसी भी गाड़ी के अंदर से शापर या जिसको कहते हैं जूस के खाली डब्बे या बहुत ही एतमाद के साथ आप देखेंगे कि लोग बाहर फेंक रहे हैं। और ये कोई, इसके लिए आपको कोई 24 आवर की ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, आप किसी भी जगह पे 10 मिनट में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन्हीं सियाहती मकामात पे जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हैं, एनीबडी जो भी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है, वो हुल्लड़बाजी है, वो शोर है। रात को 3-4 बजे तक एक शदीद शोर था, नौजवान थे और एक एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में एक शदीद किस्म का शोर था, हुल्लड़बाजी थी जो सुबह 3-4 बजे तक जारी रही। ऑफकोर्स मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ भी होंगी। ऑफकोर्स उस शोर के अंदर सिर्फ शोर नहीं था, उसके अंदर गालियाँ भी थी। ये तमाम चीज़ें जो थी ये उसका हिस्सा था। और सुबह जब मैं 5 बजे बाहर निकला हूँ, 5:30 बजे यानी सैर के लिए जब मैं पहुँचा हूँ पुल पे, तो ये शेर मुझे इसलिए याद आ गया कि एक वक्त था जब हमारे सियाहती मकामात पर सुबह सवेरे का जो एक रोशन सुबह होती थी, उसमें सिर्फ 2 आवाज़ें हुआ करती थी। एक जीप की आवाज़, मुख्तलिफ जगहों पे जीप की आवाज़ें आपको इसलिए सुनाई देती थी कि जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगहों पे डेस्टिनेशन पे जाना होता था, मुख्तलिफ ट्रैक्स पे जो मुख्तलिफ जहाँ जहाँ उन्होंने जाना हुआ करता था। और दूसरा जो था, जो मॉर्निंग वॉक के लिए, जो सुबह की सैर के लिए लोग निकलते थे, तो एक बड़ी अच्छा एक फील हुआ करती थी। और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उसी मुताबिकत के हवाले से सुबह 5 बजे 4 बजे खुल जाया करते थे, जो कि अब बंद रहते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अब जो सियाह हैं उन्होंने उठना ही 12-1 बजे। आपको कहीं खाल कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो सुबह सवेरे के वक्त आपको नज़र आएंगी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। ज़ाती मेरी राय ये है कि सियाह जो हैं वो बदल गए हैं, सियाहों का मिजाज नहीं बदला। यानी वो जो पुराने सियाह थे उन्होंने, हो सकता है कि अब वो मुख्तलिफ नालों में जाके पनाह ले रहे हों, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके पनाह ले रहे हों। उसकी वजह यह है कि हमने बाकायदा कोशिश करके पाकिस्तान की तमाम वो जगह जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई उनको हमने बाकायदा लगन के साथ तबाह किया है। करीमाबाद एक अफसानी शहर हुआ करता था, फेरी मेडोज़ जो थी वो एक दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। इसी तरीके से नारान देख लें, सैफुल मुलूक जो है उसके साथ हमने क्या तवाइयाँ कर दी हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे हम इवन राकापोशी बेस कैंप को अगर देखा जाए तो उस पर भी हम जीप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हापाकुंड तक जीप पहुँच जाए। हर जगह को जब हम एक्सेस दे रहे हैं तो उसके बाद जो जेन्युइन टूरिस्ट है या सयाह है जो फितरत से हमआहंग हो के चलना चाहता है या जो यहाँ पे इसलिए आना चाहता है कि वो फितरत के साथ उसकी एक हमआहंगी हो, तो उसके लिए ये जगह जो है वो महदूद होती जा रही है। मैं बहुत कंफर्टेबली और बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सियाहती मकामात हैं जो बर्बाद हो रहे हैं और ये होते चले जाएंगे, अगर आज आप ये फैसला कर लें कि कुछ तब्दीली लानी है या इन मकामात को बचाना है या अपने रवैयों को बेहतर करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आप आज अपने सिलेबस को प्राइमरी की सतह पर तब्दील करेंगे तो 30 साल के बाद आपको शायद ऐसी कौम देखने को मिले जो आप समझते हैं कि वो आइडियल हो और फितरत से हमआहंग हो के चलने वाला जो सयाह है वो फिर से वापस आए
तो सफ़र शर्त का एक बुनियादी मकसद डेफिनेटली सयाहत तो चलती रहती है, लेकिन हमारा एक मकसद ये भी है कि जो हमारे रवैये हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उन पर भी बात की जाए। ये जो पूरी एपिसोड थी ये इसी बात पे गुजर गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर हमें बहुत हंगामी बुनियादों पे बच्चों की सतह पे, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि बच्चों की सतह पे हमें ये इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बड़े जो हैं वो इस वक्त काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट खेल का, जिसमें उसामा मंज हमें बताएंगे कुछ क्रिकेट की होने वाली मुख्तलिफ अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुख्तलिफ दौरे हैं या वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम पहले खेल की बात कर रहे थे, अब हम जरा कुछ आर्ट की जानिब आपको लेके जाते हैं। दैट्स द कलर दैट वी हैव हमारे शो के अंदर, और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कैसे डिफरेंट आर्टिस्ट से आपको मिलाते रहे। इस वक्त हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनके फ़न का चर्चा इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पे भी इनकी जो खिदमात हैं या आर्ट है उसको सराहा जा रहा है। मुख्तलिफ तामीराती मकामात पर मिनिएचर हो, टेक्सटाइल हो, बसरी मवाद बनाना हो और उसकी तदवीन हो, इस पर ये काम करती हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के उस फ़नकारों के ग्रोह से कह सकते हैं या उस कम्युनिटी से आर्टिस्ट की कह सकते हैं जो कि जो मुसव्वरी की रिवायात हैं या जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है इसमें नई रिवायात लेकर आने वाले लोग हैं। हमारे साथ आयशा खालिद साहिबा मौजूद हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने ग्रेजुएट किया है और पिछले तकरीबन 28 साल से ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स से आर्ट अपनी जो है वो दुनिया के सामने रख रही हैं। एंड देन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आयशा खालिद हैं। हमको खुशी कहेंगे थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले 28 साल का एक जर्नी है आपका आज से लेकर, और हम चाहेंगे कि आप इस जर्नी के हवाले से इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आप इतने मुख्तलिफ फोरम्स पे, इतने मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ तरह का आर्ट शो करती हैं, और आपका भी एग्जीबिशन भी है कराची फेयर हॉल में जहाँ पे वो जारी है, उस हवाले से भी हमें बताइए। बस ये मैं एक्चुअली बचपन से तो डॉक्टर बनना चाहती थी, आर्टिस्ट नहीं, लेकिन वो कुछ इस तरह की एग्जीबिशंस देखी कि वो आर्ट में दिलचस्पी पैदा हुई, और उसके बाद मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट किया 1996 में, और बस तब से सिलसिला चल रहा है आर्ट का। और ये जो मेरा रेट्रोस्पेक्टिव अब हो रहा है कराची में फेयर हॉल में, ये मेरी 28 इयर्स की जो जर्नी है पूरी उसको कवर करता है। और मैं चूँकि ज़्यादातर एग्जीबिशंस बाहर म्यूज़ियम्स एग्जीबिशंस करती रही हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात थी और हमेशा से एक बहुत ही विश थी कि अपने मुल्क में करूँ और इस तरह से करूँ कि आम लोगों को हम इंगेज कर सकें और उनके साथ में अपना काम शेयर करूँ। तो मेरा ख्याल है फेयर हॉल जो है एक परफेक्ट जगह है उसके लिए एग्जिबिट करने के लिए। और क्योंकि मुझे माज़रत से आपको रोकना, ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास इस वक्त। मौलाना तारिक जमील साहब मीडिया से बात करें, आपको बराह रास्त दिखा। कहाँ से पता चलेगा अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है? तो कुरान सबसे बड़ा रेफरेंस है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि भाइयों हम कुरान से जुड़ें और मेरी इस बात को जितना आप मुनासिब समझें लोगों तक पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबान। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे अपने बुलेटिन में। और दोबारा से आयशा खालिद साहबा माज़रत कि हमें वो बीच में आप अपनी एग्जीबिशन के हवाले से भी बता रही थी, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि जब बीइंग आर्टिस्ट आप स्टार्ट करते हैं तो ओबियसली कोई एक टाइप होती है आपके माइंड में। बहुत सारे लोग सिर्फ पेंट करना शुरू करते हैं, बट विद द टाइम मुख्तलिफ कॉन्टेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना और फिर उसके अंदर एक्सीलेंस लेकर आना, दैट्स एन अचीवमेंट जो कि हम आपके काम में देखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से बिल्ड हुई? जी, मैं आई एम ट्रेन्ड एज अ मिनिएचर पेंटर, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंटिंग है। मैंने शुरू वहाँ से किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करती गई मीडियम्स। तो मुझे अब ये लगता है कि आर्टिस्ट एक एक्सप्रेशन और कोई भी मीडियम आप लेके उसके साथ आप काम कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो उसके साथ फिर मैंने वीडियोस किए हैं, साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस किए हैं आर्किटेक्चरल स्पेस के साथ। मैं टेक्सटाइल बेस्ड काम बनाती हूँ, बहुत सारे जो टैपेस्ट्रीज होती हैं, जैकेट्स होते हैं या स्कल्पचरल काम है। मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो बुक्स हैं उनके साथ। अच्छा। तो बहुत सारी, और अब म्यूजिक आ रहा है मेरे काम में आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम आप चाहेंगे कि फुल स्क्रीन पे भी आ जाए ताकि हमारे साथ आयशा इसको एक्सप्लेन भी कर सकें कि आयशा ने जहाँ जहाँ आपका जो हम काम डिस्प्ले हुआ है। शाही हमाम मेरा ख्याल है दिखा रहा है। ये शाही हमाम लाहौर का जो शाही हमाम है, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया
किया था इन 2018 में लाहौर बिनाले हुआ था, उन्होंने मुझे कमीशन किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हेरिटेज बिल्डिंग के साथ को मिला के मैंने ये काम बनाया था, तो हेरिटेज बिल्डिंग वाज अ पार्ट ऑफ माय वर्क। तो ये जैसे हमाम के निचले हिस्से में मिरर लगा हुआ है, तो पूरी रिफ्लेक्शन डोम की उसमें नजर आती थी और ये पूरी एक डेप्थ क्रिएट करता था। हाँ, तो वो ये किया था। फिर इसके साथ और टैपेस्ट्रीज थे काफ़ी, पूरे बिल्डिंग के अंदर ये काम जो था मेरा फैला हुआ था और ये हर जगह। And how much time it took? कितना वक्त लगा इसको करने? इसको 1 महीना लगा था, और क्योंकि ये टाइम लिमिट थी, ये बिल्डिंग हमें मिल नहीं सकती थी ज़्यादा टाइम के लिए। जो काम तो खैर मैं पहले से कर रही थी, एग्जीक्यूशन में हमें फ्यू वीक्स लगे थे, जो हमने ऑन द स्पॉट जाके मैंने काम को इंस्टॉल किया था। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि आपने खुद भी कहा कि आप मुख्तलिफ मीडियम्स पे एक्सपेरिमेंट भी करती हैं और आपका काम उसमें नज़र भी आता है कि आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में किया, लेकिन स्टिल एक आर्टिस्ट के लिए एक उसका फेवरेट जॉनरा होता है जिसको वो समझता है कि उसके अंदर उसकी जो आर्ट है, उसका एक्सप्रेशन है, बहुत बेहतर अंदाज में उसको वो डिपेक्ट कर सकता है। आपके मुख्तलिफ मीडियम्स में आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? मेरा फेवरेट जॉनरा में खाली जिससे मैंने शुरू किया था मिनिएचर पेंटिंग, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल आर्ट है, वो यहाँ का हमारी अपनी वो रूटेड है बहुत ज़्यादा। वो किताबों के लिए हुआ करता था पहले। अगर हम देखें सेंचुरीज ओल्ड आर्ट मीडियम है ये, जो कि इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक आर्ट के अंदर, और वो किताबों के लिए होता था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए उसको मिनिएचर पेंटर यानी छोटे साइज़ की पेंटिंग। तो मैंने वो मीडियम वहाँ से शुरू किया था और हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस फॉर मी कि बैठ के और जिस तरह स्लो प्रोसेस के साथ बस आप करते रहे, आवर्स एंड आवर्स यू एक्सपेंड ऑन सेम पेंटिंग। अब वो छोटी तो नहीं रही है, आई एम वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल वर्क, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इट्स वेरी मेडिटेटिव। इतना इनकरेजिंग नहीं होता जब कोई बच्चा या बच्ची या टीनेज, जैसे हमें ऑफ एयर आप बता रही थी कि हमने टीनेज में स्टार्ट किया, पेरेंट्स की तरफ से भी इतना इनकरेजिंग नहीं होता, स्पेशली फॉर अ गर्ल हु वाज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी इज टर्निंग टू बी एन आर्टिस्ट। तो वालिदैन परेशानी हो जाते हैं कि इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। बट नाउ माशाल्लाह द वे यू आर वर्किंग, ऑब्वियसली इट्स ग्रेट, इट्स वे बेटर देन मेनी ऑफ द मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड ऑल। हर किसी की दो की अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जगह है। तो इस एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? और आजकल के बच्चे जो आर्ट की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आप ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन है फॉर द पेरेंट्स एज वेल नाउ, बिकॉज यू आर इन अ पोजीशन, लोग आपकी बात सुनेंगे। इस हवाले से कुछ कहिए। जी, मुझे उस वक्त मेरे फादर ने तो बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ही वाज, उनके अंदर था आर्टिस्ट कोई, हमेशा से वो चाहते थे और वो ही वाज कनेक्टेड। लेकिन मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उनको नहीं समझ आती थी कि ये क्या कर रही है और ये कौन सी लाइन इसने चूज़ कर लिया और ये क्या करेगी, अपने 4 साल बर्बाद करेगी कहीं और उसके बाद क्या होगा, यू नो, नो वन नोज। इवन इफ आई सी माई सेल्फ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये जो चीज़ मैं मेरा बस पैशन था करना है, और मुझे नहीं पता था कि ये कितनी कहाँ तक मैं एक्सटेंड कर पाऊंगी जिंदगी में इस एक चीज़ को लेकर, एज अ प्रोफेशन ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एक प्योर वो था, एक पैशन कि ये करना है और मुझे मज़ा आ रहा है और आई हैव टू लर्न और मुझे ये आगे इसको एज अ प्रोफेशन लेना है। लेकिन आजकल के जो यंग जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि वो एज अ करियर लेके दे कैन लिव ऑन इट, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब अपना जो लिविंग है वो भी अपने आर्ट से ही बनाई है। वरना वो एक पहले के ज़माने में एक वो सोच होती थी कि जी बिल्कुल फटे हाल आर्ट बुरा हाल है और वो एक इमेज ऐसा उसका ड्रॉ कर दिया जाता था हमारे ज़हनों में। मिसालें रही भी हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जी लोग जो बिल्कुल बेचारे नहीं उस तरह से सर्वाइव कर पाए। लेकिन अब आप कह रही हैं कि मामला दिस इज नॉट, हाँ ये वक्त जो है बहुत बेहतरीन वक्त है आर्ट के लिए। एक और सवाल आयशा, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अब लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है आर्ट के हवाले से, लोगों की कोई सेंस है आम आवाम की, अगर हम अपनी बात करते हैं, हमको उस तरह के आर्टिस्ट नहीं है, आपको क्या लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में सेंस डेवलप हुई है या आर्ट के हवाले से जो एक रिस्पेक्ट है, एक आर्टिस्ट की जो रिस्पेक्ट है वो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आई है सोसाइटी के अंदर? देखिए, यहाँ पे हमेशा से रिस्पेक्ट थी। मैं जब देखती हूँ सादिकैन का काम, और मैं बचपन में पली बड़ी हूँ और मैं पीटीवी पे ये देखते हुए बड़ी हुई हूँ कि सादिकैन जी को कि वो पेंट कर रहे हैं छत, कभी म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम की छत पेंट हो रही है, कभी वो, और वो हमेशा दिखाया जाता था गुलजी थे और गुलजी को बच्चा जानता था। तो मेरा ख्याल है वो रिस्पेक्ट पहले बहुत ज़्यादा थी क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत हुआ करती थी, और अब जो है अब भी है, अब क्योंकि ये जो मेरी एग्जीबिशन हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें आम लोग जो पार्क में आते हैं वो आ रहे हैं, एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि कोई हम
उनको पता है कि एक आर्ट एग्जीबिशन में जाके कैसे बिहेव करना है। दे आर सो इंथुजियास्टिक टू नो अबाउट द आर्ट वर्क्स। वो आते हैं मेरे पास, बात करते हैं और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं। ऐसे नहीं आते कि जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आते हैं जी हमें ये समझ आ रहा है, आप बताइए कि ये कितना सही है। और बच्चे छोटे अंडर प्रिविलेज स्कूल के बच्चों के साथ मैंने वर्कशॉप कराई है 2 दिन वहाँ पे जी। कराची में फेयर हॉल के बाहर जो पार्क है उसमें, और कोई 100 बच्चे थे एक दिन। और आई वॉज अमेज्ड टू सी कि इतने वेल मैनर्ड, इतने ग्रूम्ड बच्चे, और वो आके जब आपसे आर्ट के ऊपर बात करते हैं वो इतने रेलिवेंट क्वेश्चन। और वो कोई बहुत अच्छे महंगे स्कूल्स के बच्चे नहीं, और वो नहीं, वो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज, वो उस तरह के स्कूल्स जो कि किसी बस अड्डा का स्कूल है, कोई इस तरह के मछेरों के बच्चे, इस तरह के बच्चे हैं वो। दैट्स रियली ग्रेट। नहीं, ये बहुत पॉजिटिव एक वाइब है जो हमें आपसे आ रही है, आपके आर्ट की सूरत में तो आती है, लेकिन आपसे बात करके भी। दूसरी जानिब इस सोसाइटी के अंदर अब हम जब देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी की खास तौर पे शक्ल ऐसे लगता है तब्दील हो गई। जैसे आपने अपनी बातों में कहा ना कि पहले ज़्यादा थी, तो आई एम जस्ट गेटिंग कि अब थोड़ी सी वो जो एक एक्सट्रीमिज्म है या थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट पीपल हैव, इकोनॉमिक या दुनिया के अंदर जो रिसेशन का मामला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सख्ती सोसाइटी में बढ़ गई है, और उसे अगर कोई कम कर सकता है तो वो ओबियसली आप जैसे लोग आर्टिस्ट हैं, क्योंकि अपने आर्ट के जरिए। तो इस वक्त में कितनी ज़रूरत आप बीइंग आर्टिस्ट महसूस करती हैं कि आर्ट की तरफ हाईएस्ट लेवल के ऊपर तवज्जो आनी चाहिए, लोगों को इस जानिब राग़िब किया जाए, ताकि जो मिजाज की सख्तियाँ हैं, जो मुआशरे की सख्तियाँ, वो कम हो आर्टिस्ट की वजह से? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। पहले ये था कि पब्लिक प्लेस पे आर्ट वर्क्स बनाए जाते थे और वो आम लोगों से शेयर होते थे, यानी जो भी म्यूजियम में जा रहा है वो देख रहा है। नाउ वी डोंट हैव अ न्यू कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम। अब हमारे नए म्यूजियम नहीं बन रहा है। यहाँ पब्लिक प्लेसेस बनने की ज़रूरत है आर्ट की, जहाँ पे लोग हर रोज़ आए। जैसे ये एग्जीबिशन, वो कहते हैं कि अच्छा ये तो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, देन वेयर वी विल गो, कहाँ हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे और दिखाने के लिए। तो ऐसी जगहें कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। और आर्ट बड़े सालों से हमारा कमर्शियल गैलरी तक महदूद हो गया था। वो एक बहुत बड़ा गैप जो था ना, पॉज बीच में आ गया, जिसको अब मेरी ये कोशिश है कि इसको किसी तरह हम फिल करें, जिसकी वजह से मैं वर्कशॉप्स भी करा रही हूँ और बहुत इंटरेक्टिव चीज़ें, टॉक्स और चीज़ें मैं कर रही हूँ, ताकि मैं आम लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल सकूँ। एक तो आपने ऑडियंस के हवाले से अमला ने पूछा था कि ऑडियंस में आपने कहा कि काफ़ी बेहतरी आई है। आर्टिस्ट जो है वो अक्सर कहते हैं कि जो असर हाजिर होता है वही उसके कलम से लिखा जाता है, वही उसके ब्रश से निकलता है, जो वो देख रहा होता है, और वो उसका एक्सप्रेशन होता है सोच का। तो आजकल का जो यंगस्टर आर्टिस्ट है, अगर मैं आपको आज से 10, 12, 15 साल पहले ले जाऊं, जब आपने स्टार्ट किया 15, 20, 25 साल पहले, आज का यंग आर्टिस्ट क्या वही चीज़ पेंट कर रहा है जो हमें नज़र आ रही है और वही सख्ती मुआशरे की हमें दिखा रहा है? आपको लगता है कि नहीं, देयर इज़ अ सॉफ्टर इमेज, सॉफ्टर कॉर्नर एज वेल? आज के आर्टिस्ट को, आप यंग आर्टिस्ट को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, वो कर रहे हैं पॉलिटिकल, क्योंकि न्यूज़ हर जगह बहुत क्विकली अब जाती है, तो दे आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स इंटरनेशनली, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं। तो आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल आर्टिस्ट भी हैं, मेल आर्टिस्ट भी हैं, वो उनको उभार रहे हैं, उन पे बात हो रही है और उनके ऊपर उनको एम्फसाइज किया जा रहा है उस तरह से। और जो सॉफ्टवेयर, आई बिलीव पर्सनली कि आप खूबसूरती दिखा के खूबसूरती फैला सकते हैं। यू नो, आप यू डोंट नीड टू टॉक ऑल द टाइम अबाउट द नेगेटिविटी या आप अगली साइड। बट डोंट यू थिंक कि आप खूबसूरती तभी पेंट करेंगे जब आप अंदर से खूबसूरत महसूस कर रहे होंगे, जो आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है? मैं चूँकि रूमी को फॉलो करती हूँ और सूफीज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा काम है, इंस्पायर्ड उससे, तो आई बिलीव ऑन लव कि जो भी बात हो वो खूबसूरती से बोली जाए, नरमी से कही जाए, वो उसके असरात देर तक रहते हैं। इवन अगर आप तकलीफ़ की बात भी करें तो हमारी पोइट्री में हमारा कल्चर है कि उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में किया जाता है, हमारी शायरी में भी, म्यूज़िक में भी, तो आर्ट में भी मुझे लगता है कि आई बिलीव ऑन द सेम थिंग कि अगर आप तकलीफ़ की बात भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो अंदाज एक ऐसा होना चाहिए कि जो हील करे लोगों को, नेगेटिविटी ना फैलाए। ठीक हो गया। आपने ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल भी बहुत सारा, जैसे आपने कहा, काम भी किया, अपने आर्ट पीसेस को वहाँ पे एग्जीबिशन भी किया। जो एक आर्ट का एलिमेंट है, हम अपनी कल्चर उसको देखें तो हमारा कल्चर बहुत रिच है। हम अगर बात करें मुख्तलिफ साइट्स पे, जिससे अभी हम शाही हमाम की बात कर रहे थे या दीगर जगहों की बात कर रहे थे, जो आप कंपैरिजन की एक सिचुएशन में अगर आपको हम लाएं, तो आपने जो बाहर एक आर्ट का फैक्टर देखा और पाकिस्तान से अगर आप उसको कंपेयर करें, आपको कौन सा कल्चर या कौन सी आर्ट बहुत ज़्यादा रिच लगी? ऑफ कोर्स मुझे अपना रिच लगता है और मैं हमेशा बात करती हूँ कि वी डोंट नीड टू रिवाइव अवर आर्ट, वी लिव आर्ट। हम तो उसी में रहते हैं। हमारे घरों में अगर देखें तो हर वक्त वी डील विद आर्ट।
हर घर के अंदर एक फैशन डिज़ाइनर मौजूद होता है। हम खुद अपने रंगों के बारे में सारी कॉन्शियस होते हैं। हर बच्चे के अंदर एक पेंटर मौजूद होता है। हर बच्चे के अंदर एक पेंटर होता है और हर घर की सजावट और जितना कस्टमाइज चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, उसके बाद आर्ट डिज़ाइन ये सब चीज़ें हमें तो म्यूजिक इवन, हाँ, ये तो हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बाय द वे, हाउ आर यू गोइंग टू क्लब योर म्यूजिक एंड आर्ट? वो जो एक बात बता दी, कैसे करने जा रही हैं अभी? क्या वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैंने एक परफॉर्मेंस की थी इस्लामाबाद में PNCA में। जुम्मन साईं जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पे वो कलाम पढ़ते हैं उनका, और वो पूरी रात पढ़ते हैं, यानी वो 9 बजे शुरू करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग तक पढ़ते हैं। तो मैंने उनका वो अटेंड किया वहाँ जाके, और मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा आर्ट प्रैक्टिस जो है वो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ दिस आर्ट प्रैक्टिस फॉर मी? तो मुझे लगता था वो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो उन्होंने फिर मेरे साथ कोलैबोरेट, ही वाज दे वर सिंगिंग, और वो अपना जो वही जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम वो गा रहे थे और वो बजा रहे थे और मैं बना रही थी। तो मेरा हाथ का जो रिदम होता है फिर जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ, तो वो रिदम उस पर होता है, और मुझे लगता है मेरा ब्रश, कई बार मुझे लगता है कि आई एम प्लेइंग म्यूजिक और मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, पेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस। यस, लवली कलर्स विद रिदम। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, एंड यू आर सच इंस्पायरिंग पर्सनालिटी यू आर। और जितने लोग आपको देख रहे हैं यकीनी तौर पे भी बड़ा इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आप भी पेंट आते हैं, आपके अंदर भी आर्ट मौजूद है, तो एक्सप्रेस इट, इसको निकालिए। ट्रस्ट मी, आयशा की एनर्जी इस सेट पे भी बहुत पॉजिटिव है एज एन आर्टिस्ट, और हमें बहुत मजा आया इनसे बात करके। आई विश कि और टाइम होता और हमसे और बातें करते, लेकिन थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर हम कराची आएंगे तो जरूर आपकी एग्जीबिशन देखेंगे। आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। टू एक्सप्रेसो। अब हम आपकी बात करेंगे, बात के बाद क्या करेंगे, मुलाकात करवाएंगे शख्सियत आपकी, जो कह लें आकाश होती है। ऑब्वियसली आपकी लिबास जो होता है वो आपका, आपकी शख्सियत का आकाश होता है। और हमारे साथ आज इसी हवाले से जो हमारा टॉपिक भी है कि किस तरह की ड्रेसिंग आपको करनी चाहिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आपकी जो कह लें इमेज बिल्डिंग है, या एक इमेज आपका किस तरह से आता है आपकी ड्रेसिंग के थ्रू, उस पर आज हम बात करेंगे। इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है हामिद सईद साहब, कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह के लिबास का इंतखाब करना चाहिए, किस तरह से हमें ड्रेसअप होना चाहिए। हम ऑफिस जा रहे हैं, किसी जो कह लें मखसूस त्यौहार के मुतालिक तकरीब में जा रहे हैं, त्यौहार है, किस मुताबिक हमें ड्रेसिंग करने, इसी पे हम बात करेंगे। हामिद सईद साहब हमारे साथ जी, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम डूइंग गुड। आपका क्या हाल है? सर थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि ज्यादा पैसों में अच्छी दुकान पे जाके तो अच्छे कपड़े सब ले लेते हैं। कम पैसों में कैसे अच्छी ड्रेसिंग करें, हमें बताइए। कम पैसों में देखें, जो इसमें फॉर्मूला है वो ये है कि कम बाय करें, बाय लेस, बाय क्वालिटी, बाय राइट स्टफ। क्योंकि मोस्टली अगर मैं ये सेमिनार्स करता हूँ थ्रू आउट पाकिस्तान, पेशावर से लेकर कराची तक, तो अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपकी क्लोजेट में जो 100% कपड़े हैं, 100% यू हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स इन योर क्लोजेट, उसमें से पहनते कितने? तो उसमें मुझे यही व्हाट आई गैदर इज कि 20 से 30% तक कपड़े पहनते हैं, बाकी 70% कपड़े नहीं पहनते। ठीक है। तो आई हैवंट सीन योर वार्डरोब, you might be again in the same category। अगर आप बहुत स्ट्रीमलाइन वार्डरोब नहीं है तो we all fall into that category। इसका मतलब है कि 70% कपड़े हम नहीं पहनते। तो 70% कपड़े आए कैसे हैं और रीज़न क्या है क्यों नहीं पहनते? किसी की फिट ठीक नहीं है, किसी का कलर ठीक नहीं है, किसी का स्टाइल ठीक नहीं है। हम कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये नहीं पहन सकता। तो वो 70% कपड़े जो हैं उस पर हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वी स्पेंड मनी ऑन इट। तो मैं कहता हूँ वो बाइंग मिस्टेक्स हैं। सो यू हैड द मनी, सही, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आपने उसे स्पेंड नहीं किया तो देन यू हैव वेस्टेड। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब मैं एक चीज़ खरीद रहा होता हूँ, जी तो मुझे तो वो ठीक लगती है तो मैं खरीद रहा हूँ, राइट, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं देता, राइट। वो कुछ अरसे बाद मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। इज इट समथिंग साइकोलॉजिकल दैट आई स्टार्ट फीलिंग? इज इट द ट्रेंड दैट चेंजेस? और वजह क्या है? मसला अच्छा, वजह ये है कि मैं या अक्सर साइज बढ़े जाता है। अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ, जैसे मैं अगर आपसे कुछ चीज़ पूछूं कि आपने क्यों खरीदी, तो आप यही कहेंगे कि ओह आई लाइक्ड इट एंड आई बॉट इट। एट दैट टाइम तो इसके ऊपर साइंस कोई नहीं आपको, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो कि मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू हैव टन्स ऑफ शर्ट्स इन योर क्लोजेट, ठीक है ना?
मैं कई लोग कहते हैं जी मेरे पास 100 शर्ट्स है, मैं कहा पहनते कितनी है? सर मैं 3-4 ही पहनता हूँ। तो एक्चुअली पता है कि उसको मालूम नहीं है कि कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कलर कॉन्टेशन क्या है, कलर का मतलब क्या है। ठीक है। हाँ, वैसे अब जैसे आपने कहा कि कलर किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए, एक आम बंदा जो ऑफिस जाता है या रूटीन रोजमर्रा जिंदगी उसकी होती है, जिस तरह से सुबह उठना है, उसने एक अपने लिए शर्ट सिलेक्ट करनी है, कलर्स किस तरह के होने चाहिए अगर कम बजट में वो बेहतर तौर पर अपनी वार्डरोब को डिजाइन कर सके? देखें, सबसे पहली बात है शर्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। द बेस्ट शर्ट इज द वाइट शर्ट, जैसे आपने पहनी है, मैंने पहनी है। अच्छा, इसका मतलब वाइट शर्ट क्यों बेस्ट है? इसकी थोड़ी सी हम कॉन्टेशन देखते हैं कि नॉन वर्बली क्या मैसेज देती है। वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्टवर्दी, वाइट शर्ट मीन्स क्रेडिबल, वाइट शर्ट मीन्स पॉलिश्ड, वाइट शर्ट मीन्स रिफाइंड, वाइट शर्ट मीन्स पॉलिश्ड। या यू शुड से दैट, या सो थैंक यू। तो ये सारी चीजें जो है मैं भी ऑल एज अ कॉम्प्लीमेंट and yeah, it is a compliment. I'm wearing the white shirt also, you know. I mean, I talk to a lot of people, so obviously कि मैं trustworthy लगना चाहता हूँ, मैं credible लगना चाहता हूँ। अब हम जाके किसी मीटिंग में कह नहीं सकते कि मैं trustworthy हूँ, मैं credible हूँ, मैं salesman लगेंगे, you know, we look very lightweight. तो हमने कहना भी है। तो white shirt जो है ना, that's your best friend. तो I would say कि that, you know, start with that. You know, that's अगर आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हैं, तो यू हैव टन्स ऑफ शर्ट्स, यू हैव लॉट ऑफ कलर्स, so I would say opt for white. अच्छा, इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे जो पावरफुल लोग हैं दुनिया में वो कौन है? G7 के प्रेसिडेंट्स हैं सारे। I mean, invariably आप उनकी सारी पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए, पिछले 10 साल की निकाल के देख लीजिए, you will invariably see them wearing white shirts. क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या वो और कलर्स नहीं खरीद सकते? But they were always white. अच्छा, एक मुझे ये बताइए कि जो कपड़े, अब कुछ कपड़े होते हैं उनको आप वेस्ट नहीं कर सकते पुराने, जैसे जीन्स, बहुत सारी हमारी पैंट्स होती हैं, हमारे कुछ ऐसे जैकेट्स होते हैं, हम 10-10 साल तक भी इनको चलाते हैं। विद दैट अक्सर होता ये है कि वो बंदा अपनी मजबूरी चला रहा होता है। मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, हमें लगता है कि वो आउट ऑफ फैशन चल रहा है, इसको पता नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है पहनने की। उन पुराने कपड़ों को इनकॉर्पोरेट कैसे करें जदीद दौर से कि कपड़े पुराने हो, अंदाज नया हो, कुछ ऐसा हो कि वो आजकल के दौर में भी पहने में बुरे ना लगें, कुछ ऐसा, उसके लिए कुछ टेक्निकली हमें मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, अब आपका कोट पहना हुआ है, मैं खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। I cannot buy a new leather jacket, so my leather jacket is like 7-8 years old. मुझे पहननी है वो। So let's talk about this. अगर आप पहनते तो होता क्या है, नॉन वर्बली क्या होता है? लेट्स से आप बात करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, आप लेट्स से व्हाटएवर यू डू, प्रोफेशन जो भी आपका, आप एंकर हैं तो आप बात करते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है वो लग रही है कि डायनासोर एज की है, 10 साल 15 साल। मैं आम आदमी की बात, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। आम आदमी कुछ करता तो है ना, तो आम आदमी ये तो नहीं, हम आदमी किसान की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम लेबर की बात तो नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल है, सेल्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्समैन जाता है, सेल्समैन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, मेरी कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट है, एंड ही इज वेयरिंग लेट्स से पर्स साइज व्हिच इज लाइक 10 years old because he cannot afford, so he cannot afford it. Affordability is the point. Affordability का पॉइंट ये है कि उसके पास बेशुमार कपड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उसके पास बेशुमार कपड़े हैं, उसने गलत इन्वेस्टमेंट की, उसने गलत बाई की है। तो ही शुड लाइक, यू नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे, यू नो, ही शुड बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स। ये लेट्स से उसने अगर 10 शर्ट्स खरीदनी है तो 1 शर्ट खरीद ले, 2 शर्ट्स खरीद ले, बट जो आजकल मॉडर्न जो ट्रेंड है, जो आजकल चल रहा है, उसके मुताबिक। अच्छा, इसमें अभी हम अक्सर डिस्कस करते हैं एस्थेटिक सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक टाइम पे फॉर एग्जांपल हमारे इस टाइम 10 एंकर्स बैठे हुए हैं, तो हर किसी के अपनी कलर्स की भी चॉइस है, कपड़ों की भी चॉइस है, तो उसमें फिर जारी बात है किसके ऊपर क्या अच्छा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आम आदमी को फिर अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेट्स सपोज मे बी मेरी ये सेंस बहुत अच्छी ना हो कि मैं किस शर्ट के साथ कौन सा टाई पहनूं, कौन सा ब्लेजर पहनूं, इसको मैं कैसे फिक्स करूं, इंप्रूव कैसे करूं? कोई थ्योरी है इसके अंदर, कोई रिसर्च है, कोई तालीम? एग्जैक्टली, मैंने इसमें फॉर्मूला डेवलप किया है जिसको कहते हैं 5 P's ऑफ ड्रेसिंग। ओके, अगर आप मुझे जाते हैं तो 1 मिनट लगेगा, मैं उसको, यू नो, आई कैन शेयर विद दैट। जी। सबसे पहली बात है कलर, pigmentation, that's the first one. So the color must be comparable to your eye color, hair color, skin tone. It's not what's in trend and what's in fashion. ठीक है, it should go with your We have 1 more minute, so आप उसको अच्छा, दूसरी बात फिजिक। आपने ये नहीं देखना कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, फैशन में क्या चल रहा है, बिकॉज मे बी दैट डजंट लुक गुड ऑन यू। इट्स इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आपने देखना है कि आपकी फिजिक पे क्या अच्छा लगता है, आप शॉर्ट एंड टॉल है, हैवी है, क्या है। तीसरी बात है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, यू नो, सो इट मस्ट सूट योर पर्सनैलिटी। आप फ्लेमबॉयंट हैं, आप एक, यू नो, यू वांट टू बी द सेंटर स्टेज, दिस दैट, यू कैन, यू नो, प्रॉब्ली वेयर मोर लाइक एक्सप्रेसिव क्लोथिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो है पोजीशन, कि आप करते क्या है, आपकी जॉब क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। यू नो, आप सी लेवल के बंदे हैं, मिड लेवल के बंदे हैं, यू जस्ट स्टार्टेड आउट,
तो आपकी पोजीशन क्या है, एंड लास्ट वन इज प्रोफेशन, कि आप करते क्या, एक्चुअली आपका प्रोफेशन क्या है। अगर लॉयर हैं तो लॉयर लगने चाहिए, अगर इंजीनियर तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, अगर आप एंकर हैं तो एंकर लगने चाहिए। तो अगर ये पांच प्रॉब्लम होता है कि वो लॉयर होते हैं, वो शादी की तकरीब में भी लॉयर ही लगते हैं, they cannot get out of that order. Right. खैर, दिलचस्प टॉपिक है और अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे हमें मिली और आई होप कि देखने वालों को भी कुछ ना कुछ। आप सबसे पहले इनका ये कहना है जी, आप क्यूपिड करती है चीज़ बोले और अपनी बाइंग सेंस बेहतर करें, जो मैंने इनकी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकाला। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पुराने कपड़ों को तो फिर यूट्यूब वीडियोस देख लें कि कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। यूट्यूब सुने और मुझे सुने, अच्छी सजेशंस ये दे रहे थे। खैर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, और आपने बड़ी एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग टॉपिक थे इस पर बात की। प्रोग्राम हमारा खत्म होने को है, लेकिन बशीर बिलोर साहब, आपको याद होगा दहशतगर्दी का जवांमर्दी से मुकाबला करते हुए साबिक जो सीनियर सूबाई वजीर हैं बशीर अहमद बिलोर साहब, उनको शहीद कर दिया गया था। आज 8 बरस हो गए उनको हमसे बिछड़े। आज के दिन पेशावर में एक खुदकुश हमले में वो शहीद कर दिए गए थे, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। स्टिल रिमेंबर द डेट एंड आई वाज रीडिंग न्यूज़ एट दैट टाइम। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा और यकीनी तौर पर उनकी जो कुर्बानी है वो बड़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए। उसके बाद हारून बिलोर भी, उनको भी निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का। तो ये पूरा ख़ानदान है, बिलोर ख़ानदान, इसकी सियासी तौर पर तो खिदमात हैं या नहीं है वो तमाम फैसला कर सकती है। बहरहाल इनकी इस लिहाज से बहुत बड़ी खिदमात हैं कि इनके शोहदा मौजूद हैं इनकी फैमिली के अंदर। तुम्हारा खिराज तहसीन है बिलोर साहब को। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।